नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल डिजायर पॉइंट पे। मैं सार्थक तिवारी, आपका बायोलॉजी टीचर, बायोलॉजी मेंटर और आपका मित्र भी प्रस्तुत हूं आप सभी के सामने एक नए खूबसूरत से चैप्टर जीव जगत के साथ। आपको पीछे थंबनेल में दिख रहा होगा बहुत आसानी के साथ हम लोग कक्षा 11वीं के फर्स्ट चैप्टर जो कि जीव जगत है उसके साथ आप सभी के सामने रूबरू हैं। मित्रों, कक्षा को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक बात बता देना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्लियर हो जाइए इस चीज के बारे में कि हम लोग न सिर्फ इस चैप्टर को बल्कि पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एकदम हायर लेवल तक आपको लेकर के चलने वाले हैं, जहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी सिलेबस के रिगार्डिंग। और हाँ, इस समय में काफी चिंता, काफी टेंशन बच्चों के मन में इस बात को लेकर के है कि सिलेबस जो है वो डिलीट भी कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने कुछ सिलेबस को डिलीट भी कर दिया है, क्योंकि इस बार से नहीं पिछले ही बार से हो गया है। लेकिन अब जो ये नए बच्चे आ रहे हैं इनको इस बात की टेंशन है, इस बात का वो थोड़ा सा मलाल होता है कि काश वो चीजें होती तो बेसिक से हम लोग पढ़ पाते और पकड़ मजबूत होती। तो बच्चों, उसी चीज का हमने इस बैच में अपने ध्यान रखा हुआ है और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो कि मिस हो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कवर कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग तो थोड़ा सा परिचर्चा करेंगे, मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर के बारे में। फिर इसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आपको पूरा का पूरा डिटेल में सब चीजों को बताया जाएगा। और आपसे हमारी सिर्फ यही अपेक्षा है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब करवाएंगे, यानी कि आप खुद सब्सक्राइब करेंगे पहले तो, इसके बाद सब्सक्रिप्शन में योगदान आपका होगा, आप शेयर करेंगे आप, फिर इसके बाद इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए आपके लिए कह सकते हैं हेल्पफुल है तो। और आपके शेयर्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। तो हमारा आपसे यही डिमांड है और आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे लिए यही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समझिएगा बात को। किसी भी बोर्ड का जो सिलेबस निर्धारण है वो एनसीईआरटी करता है, एनसीईआरटी करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी ने सभी क्लासेस से कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो अब मेरी बात को समझिएगा, जब कुछ चैप्टर्स हो गए हैं डिलीट, तो अब जो पहले बच्चे थे उनको सब कुछ पता होता था, क्योंकि वो क्या होते, देखिए पहले में और आप में अंतर कहां से आ रहा है। ठीक है, जो पहले के बच्चे होते थे उनको सब कुछ चीजें कहां से पढ़ाई जाती थी, एकदम स्टार्ट से। और अब आपको चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं वो कहां से, डिलीटेड वाले से। तो हम यही अंतर आपका दूर करने वाले हैं बच्चों, इस बारे में आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जहां पर इस डिलीटेड पोर्शन का लिंक आगे आने वाले चैप्टर से होगा, हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी ये होने वाली होगी, ध्यान दीजिएगा, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी आपको पढ़ाने को लेकर के कि जो चैप्टर एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, मान लीजिए कि डिलीटेड चैप्टर है और ये चैप्टर मान लीजिए कि आ रहा है, तो हम इस चैप्टर को पूरा पूरा तो नहीं कवर करेंगे, पूरा पूरा चैप्टर नहीं कवर करेंगे, लेकिन जहां से इस चैप्टर का लिंक इस चैप्टर से है, मतलब कि बिना इसको पढ़े आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो कंसेप्ट हम आपके क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है और पर्याप्त है अपने आप में कि आप ये समझ पाएं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे सरल तरीके से शिक्षा दी जाएगी, सबसे सरल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बड़ी ही आसानी के साथ आपका कमेंट कर सकते हो, उसको पढ़ा जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं सार्थक तिवारी शुरू करता हूं आज का ये पहला चैप्टर, जो कि कक्षा 11वीं का पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जिसका नाम है जीव जगत। जुड़ जाइए आप भी मन तन धन से। अब पेन और पेपर के साथ, एक पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, यानी कि कॉपी ले लीजिए, और स्टार्ट करते हैं जीव जगत।
तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जीव जगत के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, हम पढ़ने किसके बारे में चल रहे हैं? जीव जगत, जीव जगत के बारे में। अब अगर हम जीव जगत के बारे में पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम जीव किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस वाइज समझ रहे हैं, हम जीव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन है अपने आप में, जीव क्या होता है। अच्छा चलो, इसका आंसर मैं आपको बहुत सरलतम तरीके से दे देता हूं, जिसमें जीवन हो वो क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। ये तो एक आपका आंसर मैंने दे दिया। क्लियर है? ये तो बहुत बहुत सरल सी है। देखिए, हम चैप्टर का एकदम थीम बना करके एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको समझाते हुए ले चलेंगे कि फिर कितने प्रकार के जीव हैं, किस तरीके से उनका वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है। मतलब पूरा चैप्टर हम लोग आराम आराम से कवर करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। पर एक जो सामान्य समझ होनी चाहिए आपकी, वो मैं यहां पे विकसित कर रहा हूं इस चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहला, जब हम लोग जीव जगत को पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो यही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं ना, जीव जगत पढ़ रहे हैं, तो जीव क्या होता है वो जान ले। अच्छा चलो, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जिसमें जीवन हो वो क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। एनीथिंग विच हैज लाइफ, वो क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा। तो अब ऐसे में मित्रों, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट होता है, वो ये है कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, आखिरकार ये चीज क्या है। हम कैसे कह दें कि किसी के अंदर जीवन है? हम कैसे कह सकते हैं कि इस नॉन लिविंग, एकदम आसानी से आपके डाउट्स को क्लियर करा जाएगा मित्रों। आप ये चीजें डिक्लेयर कर पाओगे कि कैसे कोई भी चीज नॉन लिविंग है, कैसे कोई भी चीज डेड है, कैसे कोई भी चीज लिविंग है। इन सब कुछ चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले तो यही समझ लें। तो आइए, अब हमारा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गोल होना चाहिए, हम समझें किसको? लाइफ को, यानी कि जीवन को। तो देखिए, ये विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, यहां पर आपको फिलोसॉफिकल जो है आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे फिलोसफी का आंसर नहीं चलेगा, आप यहां पर साइंटिफिक आंसर दोगे कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है। अब जीवन एक खूबसूरत धोखा वाली बात यहां नहीं चलेगी, ठीक है। यहां पर क्या आंसर होना चाहिए जीवन का, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तब तक मैं आपको इसका आंसर देता हूं। देखिए, जीवन अणुओं का वह संयोग है। अभी मैं ये डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसके बाद आपको बहुत ही क्लियर तरीके से इसके डेफिनेशन को मैं समझाऊंगा भी कि क्या होता है वास्तविकता में जीवन। आप समझ जाएंगे कि जीवन यानी कि किसी जीवित प्राणी में, यानी किसी ऐसा कोई ऐसी वस्तु जिसमें जीवन है और कोई ऐसी वस्तु जिसमें जीवन नहीं है, में अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तो जीवन अणुओं का वह संयोग है जो स्वयं को कुछ गतिविधियों द्वारा
प्रदर्शित करता है। जैसे वृद्धि, विकास, चेतना, शारीरिक बनावट, उपापचयी क्रिया, जनन, मृत्यु इत्यादि। तो अब आपके सामने यह परिभाषा लिखी गई है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। जीवन अणुओं का वह संयोग है, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ऐसा कंपोजिशन है जो स्वयं को कुछ विशेष गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित करता है, जैसे कि वृद्धि, विकास, चेतना, शारीरिक बनावट, उपापचयी क्रिया, जनन, मृत्यु, है ना। इसी में उम्र का ढलना भी इंक्लूड कर लीजिए, या फिर मृत्यु इत्यादि। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि जिस किसी के भी पास जीवन होगा वो इन सभी क्रियाओं को कर रहा होगा, और जिसके पास जीवन नहीं होगा वो इन सब क्रियाओं को नहीं कर रहा होगा। तो आप आसानी से यहां से अंतर कर सकते हो कि किसी में जीवन है या नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि इसमें से कुछ गुण ऐसे हैं, यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग अभी ये भी समझेंगे कि कौन कौन से इनमें से ऐसे हैं जो किसी जीवित प्राणी को तो दर्शाते हैं लेकिन जीवित रहने के लिए, यानी कि जीवन होने के लिए आवश्यक नहीं है। और कौन कौन से ऐसे मूलभूत तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे मूलभूत जो है गुण है जो कि जीवन के होने के लिए आवश्यक है, यानी कि वो नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। हम ये भी समझेंगे। तो एक अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की, तो अल्टीमेट लेवल पे हम क्या है, अगर हम लोग फाइनल तरीके से देखें, सबसे लोअर लेवल पे देखें, तो हम क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स का ही तो संयोग है, कुछ अणुओं को ही मिलाकर के तो बने हैं भाई। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर के हम बने हुए हैं। हमारी पूरी शरीर बनी हुई है, हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री बनी हुई है। एग्री करते हैं इस बात को? सभी लोग एग्री करते हैं? ठीक है। तो अल्टीमेट लेवल पे हमारी पूरी की पूरी जो लाइफ है, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है, वो क्या है, अणुओं का क्या है, अणुओं का ही तो संयोग है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, है ना, इन्हीं सब चीजों का संयोग है जो कि स्वयं को, देखिएगा, जो स्वयं को कुछ विशेष गतिविधियों द्वारा प्रदर्शित करता है। सिंपल सी बात है। और वो गतिविधियां क्या है, जैसे कि जो जीवित होगा उसमें वृद्धि दिखाई देगी, उसमें विकास की जो प्रक्रिया है वो होगी, चेतना होगी, उसकी एक शारीरिक बनावट होगी। आप देखते होंगे कि कोई भी प्रजाति का जो जीव है, किसी भी प्रजाति के जो जीव होते हैं वो लगभग समान आकार के होते हैं। उनकी एक उनकी जो है विशिष्ट शारीरिक बनावट होती है। जैसे कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्यों में वो बहुत नैरो रेंज, बहुत कम रेंज में जो है छोटे बड़े होंगे। कोई बौना है तो मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सा हो जाएगा, है ना, या फिर कोई लंबा है तो ऐसा नहीं है कि 3-4 बिल्डिंग जो है वो ऊपर हो जाएगा, 3-4 बिल्डिंग से भी लंबा हो जाएगा, है ना। तो जो एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति है उनकी एक विशिष्ट शारीरिक बनावट भी है जो कि बहुत कम रेंज में वेरी करती है, यानी कि भिन्नता दिखाती है, भिन्नता शो करती है, दर्शाती है। ठीक, तो ये भी एक इनका गुण है। जिनके पास जीवन होगा उनकी एक शारीरिक बनावट होगी। अब जैसे कुत्ता इतना बड़ा सा है तो बहुत बड़ा होगा, तो इतना बड़ा होगा, या फिर थोड़ा सा उससे छोटा होगा, मीडियम साइज का होगा। अब ऐसा नहीं है कुत्ता इतना बड़ा सा है तो एक हिमालय पर्वत जितना बड़ा हो गया। लेकिन नॉन लिविंग्स में वही देखिए, कोई शारीरिक बनावट देखने को नहीं मिलती, फिक्स कोई शारीरिक बनावट देखने को नहीं मिलती है। आप अगर देखोगे तो पहाड़ियां, या फिर अगर बात कर लो, अगर आप जैसे कि घरों की बात कर लो, नॉन लिविंग होते हैं तो कितने लोग झोपड़ी में रहते हैं, इतनी छोटी सी, कितने लोग जो है
20 जो है 20 क्या कहते हैं 20 महले की बिल्डिंग, 20 फ्लोर्स के बिल्डिंग पर भी रहते हैं, जो कि एक टावर कहलाती है। तो ये सब कुछ चीजें मायने रखती है ना। एक छोटी सी पहाड़ी कितनी छोटी सी होती हो सकती है, पहाड़ी छोटी से छोटी होती है, निचली घाटी वैली जिसको कहते हैं, और पहाड़ी ऊंची जाए तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची जा सकती है। समझ रहे हैं बात को। तो नॉन लिविंग्स में जो है कोई भी रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक बनावट जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है, या कोई भी ऐसा गुण देखने को नहीं मिलता। इसके बाद उपापचयी क्रियाएं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं लगातार, वो उपापचयी, जैसे कि सांस ले रहे हैं, खाना पच रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होने की वजह से जो है हमारे बॉडी में हर जगह हर न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है ना। तो ये जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारे बॉडी में, ये जीवन को सुनिश्चित करता है। मुख्यतः यही जीवन को सुनिश्चित करता है। अगर ये सब कुछ चीजें ना हो तो जीवन ही नहीं होगा भाई। अगर आप रेस्पायर नहीं कर रहे हो, अगर आपकी हार्ट बीट्स नहीं चल रही है, अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो कहे कि जिंदा हो, तब नहीं जिंदा रह जाओगे ना। तो वही बात है। उपापचयी क्रियाएं हैं जनन, रिप्रोडक्शन, जिससे एक जीव जो है अपने संतति की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है, वो जनन कहलाता है। तो जनन की भी प्रक्रिया जीवों में ही होती। अच्छा, जनन जो होता है ये क्या कहते हैं, अब मैं आपको अभी बात करूंगा आगे इसके ऊपर। हम लोग सभी कैरेक्टर्स के ऊपर एक विस्तृत विवेचन करेंगे, ढंग से पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो जनन होता है मित्रों, जनन आवश्यक तो है, यानी कि जनन जो है वो निर्जीव तो नहीं करेंगे कभी भी। कोई ईंट है तो ईंट एक से दो नहीं हो जाएगी अपने आप से जनन के माध्यम से। करेगा कौन जनन की प्रक्रिया, कौन दर्शाएगा, एक सजीव ही दर्शाएगा। लेकिन आप बात को ध्यान दीजिएगा, सजीव होने के लिए या फिर उसके अंदर लाइफ है, इसके लिए जनन का होना जरूरी नहीं है। कई सारे ऐसे स्टेराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं, स्टेराइल म्यूल्स होते हैं, स्टेराइल हनी बीज होती हैं, जो कि क्या कहती हैं, जनन की प्रक्रिया को नहीं करती हैं, फिर भी वो जिंदा है। ठीक, तो जनन जो है ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर नहीं है लाइफ के लिए। फिर इसके बाद मृत्यु, जो कि एक शाश्वत सत्य है, जो कि सबके साथ होना है एक ना एक दिन, चाहे कितना भी कर लें। शायद यही भगवान ने अभी तक अपने हाथ रखा है और अभी तक हम इसको झुठला नहीं पाए हैं। ये एक शाश्वत सत्य है मित्रों, जो कि अंत में होना ही होना और सबके साथ होना है। नोट कर लीजिए डिफिनेशन को फटाफट से। कर लिए हैं? तो अब देखिए, जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण। अभी जो हमने लक्षणों की बात करी, ये वाले जो लक्षणों की बात की अभी हमने यहां पर, इन सभी, अब इनको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, एक बार आप इस बात को जान लीजिए कि हम किस तरीके से इस पूरे के पूरे पाठ को कवर अप करने वाले हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर यानी कि जीव जगत को हम कैसे कवर करने वाले हैं, पहले ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहें। पहला टॉपिक हमारा होगा जीवन को समझ लें। फिर दूसरा टॉपिक हमारा होगा जीवन के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में अध्ययन करें। तीसरा टॉपिक हमारा होगा जीवों में
विविधता। चौथा टॉपिक होगा वर्गीकरण की आवश्यकता। पांचवा टॉपिक होगा जीवों का वर्गीकरण। और इसी की चर्चा हम सबसे विस्तार में करेंगे। तो मित्रों, ये हमारा पूरा का पूरा जो है विषय वस्तु होने वाला है। ध्यान दीजिएगा इस पर। अभी हमने बात करी कि जीवन क्या होता है। तो जीवन जो होता है वो अणुओं का वह समूह होता है जो एक साथ मिल करके अपने आप को कुछ गुणों के द्वारा प्रदर्शित करता है, कुछ क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करता है, जैसे कि वृद्धि, जैसे कि चेतना, जैसे कि जनन, जैसे कि शारीरिक बनावट, जैसे कि उपापचयी क्रियाएं, जैसे कि मृत्यु, उम्र का ढलना, इन सब चीजों के साथ अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो हमने जीवन को समझा। इसके बाद अब हमारा जो मूल जो नेक्स्ट टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक, वो ये है कि जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, हम उनके बारे में जान लें। क्या चीज? जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण। जो अभी हमने बात करी कि जनन क्या होता है, इसके बाद फिर हमने बात करी कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, है ना, एजिंग क्या होता है, इन सब के बारे में। इसके बाद फिर जीवों में विविधता। अब हम इसके बाद बात करेंगे, अभी लक्षणों को जान लेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पर पता नहीं कितने प्रकार के जीव प्राणी, है ना, कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, हमें इसके बारे में भी अंदाजा भी नहीं है। अब ऐसे में क्या दिक्कतें आ रही हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे कैसे इन चीजों की जरूरत महसूस हुई कि इनको हमें क्लासिफाई करना चाहिए, ये सब कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों जीवों को वर्गीकृत किया गया, वही चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जीवों में विविधता का क्या नुकसान, मतलब कि जीवों की विविधता पढ़ने के बाद हमको क्या लगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो लगा कि वर्गीकरण करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए उसका रीजन हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब जीवों में फाइनली वर्गीकरण होगा तो उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और यहीं पर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त मित्रों। ठीक है। अरे यार, ठीक है। तो ये है विषय वस्तु, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमने ये चर्चा कर ली जीवन होता क्या है। अब जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण। तो सबसे पहला हेडिंग करिएगा वृद्धि। ग्रोथ। अब पहले बात को समझिए कि ग्रोथ क्या होता है। देखिए, जब भी किसी भी जीव के अंदर उसके बॉडी मास में, उसके शरीर के अंश का निर्माण होता है या फिर उसके शारीरिक अंश में बढ़ोतरी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रोथ कही जाती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसके बॉडी मास में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या कहा जाएगा कि उसके साथ ग्रोथ की प्रक्रिया हो रही है। या फिर एक पौधा है, छोटा सा है, उसके शारीरिक बनावट में बढ़ोतरी हो रही है, उसके शारीरिक जो है आकार में वृद्धि हो रही है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसके साथ कौन सी प्रक्रिया हो रही है? वृद्धि की प्रक्रिया हो रही है। तो मतलब कि पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। शारीरिक आकार या आकृति
में क्या कह सकते हैं, बदलाव या फिर का बढ़ना। शारीरिक आकार या आकृति का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। ठीक है, ये तो सामान्य चीज की परिभाषा हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीवन का मूलभूत लक्षण है या नहीं है, अब हम इस पे बात करेंगे। मेनली हम हर एक कैरेक्टर के साथ यही बातें करेंगे, यही चर्चा करेंगे कि वो जीवन का मूलभूत लक्षण है या फिर नहीं है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ग्रोथ जो है, ये वृद्धि जो है, ये जीवों में तो होती है। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा शिशु है, वो ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा। एक कोई भी पौधा है छोटा सा, वो ग्रो करेगा। एक छोटा सा जो जीव है, वो एक बच्चा है, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही ग्रो करेगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। एक सेल है छोटी सी, एक अमीबा है, वो भी क्या करेगा, ग्रो। छोटी सी सेल होगी, वो डिवाइड होने के जस्ट बाद से छोटी सी सेल होगी, धीरे धीरे करके वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो उसमें भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, तो हम ऐसा सोचें तो देख तो रहे हैं कि सभी में, सभी जीवों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ग्रोथ दो तरीके से होता है, जानते हैं। जब आप यहां पे कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट ये है, सभी जीवों में वृद्धि की प्रक्रिया होती है। और ध्यान दीजिए, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, सभी, मैंने ये बताया ना कि सभी जीवों में वृद्धि की प्रक्रिया होती है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एक पौधा हो, सभी में क्या होगी, वृद्धि की प्रक्रिया होगी, दिखाई देगी, वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, सजीवों में हुई वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता। सजीवों में हुई वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। अगर कोई एक बच्चा बड़ा हो गया एक बार, तो क्या उसको छोटा कर सकते हो वापस से, उसका सर काटना पड़ जाएगा, लेकिन वो छोटा मर जाएगा, मतलब छोटा नहीं होगा। आप जो चाहते थे वो नहीं होगा, अल्टीमेटली वो जीव ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वापस नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक वर्ड इंग्लिश में यूज कर सकते हो, इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है नेचर, वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन अब दूसरा देखिएगा, point number 2 is
कई निर्जीव पदार्थ भी किसी अन्य निर्जीव पदार्थ से ढकने के कारण वृद्धि दर्शाते हैं। कई निर्जीव पदार्थ भी किसी अन्य निर्जीव पदार्थ से ढकने के कारण वृद्धि दर्शाते हैं। जैसे कि किसी भी पहाड़ के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं, जनरली ये माउंटेन्स के अंदर देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो माउंटेन है वो बर्फ की लेयर से क्या होता है, ढक जाता है। तो बर्फ जो होती है वो उसके ऊपर काफी लेयर बना लेती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, ग्लेशियर का फॉर्मेशन यहां हो गया या फिर किसी क्रिस्टल के फॉर्मेशन से इसकी जो साइज है उसमें इंक्रीमेंट हो गया। इसकी साइज यहां थी, अब यहां पहुंच गई, तो इतना जो इंक्रीज हुआ है साइज में, ये क्या है, वृद्धि तो है। इसका मतलब ये होगा नॉन लिविंग भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन एक अंतर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वो क्या अंतर होता है। यहां मैंने लिखा इंपॉर्टेंट में, सजीवों में हुई वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें जो हुई है वृद्धि, इसको इंपॉर्टेंट में लिखिएगा, निर्जीवों में हुई वृद्धि को उस परत के हटा देने से वापस किया जा सकता है। हटा देने से वापस किया जा सकता है। तो मेन लाइन आपकी क्या है यहां पर, कि इसको वापस, देखिए, इसको वापस किया जा सकता है। अगर ये प्रोसेस वापस हो सकती है तो इसका मतलब ये परमानेंट ग्रोथ नहीं है, वह एक अस्थायी परिवर्तन था। यानी कि जो सजीवों में जो वृद्धि हो रही थी वह एक स्थायी परिवर्तन था, पर निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है ये एक अस्थायी परिवर्तन है। इसको वापस किया जा सकता है, अस्थायी मतलब वापस किया जा सकता है। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब बात कहां आती है। हम लोग देखिए इस चीज को एक एक गुण को कितने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता यहां से आपको कोई डाउट होने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेशक बड़े धड़ल्ले से आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपके समस्या का सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो यहाँ पे लिखा गया है कि कई निर्जीव पदार्थ भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर जाते हैं। इसी वजह से अगर भाई नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है और लिविंग भी ग्रो कर रहा है, भले ही ठीक है, हम मानते हैं कि नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल है, जो निर्जीव ग्रो कर रहे हैं, निर्जीव जो वृद्धि की प्रक्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं, वो उस चीज को हम वापस भी कर सकते हैं, भले ही ऐसा है। लेकिन फिर भी हमें जब भी वृद्धि के बारे में बताना होगा तो दोनों को लिख करके, दोनों का उल्लेख करते हुए ये बताना होगा कि भैया देखो ऐसा है,
मतलब अगर मान लीजिए मुझे वृद्धि के बारे में समझाना है किसी को, तो उसको भैया यहाँ आओ, ऐसा है कि देखो वृद्धि जो होती है वो दोनों में होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, लिविंग में भी होती है, सजीवों में भी होती है, निर्जीवों में भी होती है। लेकिन सजीव जो ग्रो करते हैं वो जो है ना फिर वो वापस नहीं होते, और जो निर्जीव ग्रो करते हैं वो वापस हो जाते हैं, मतलब वो फिर से वापस हो सकता है, तो वो परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं ओवरऑल कि ये ग्रो नहीं करते, निर्जीव ग्रो नहीं करते। आप इतना स्पष्टीकरण दोगे, आपको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा है, वो नॉन लिविंग सच में ग्रो नहीं करते, उनके ऊपर कोई लेयर आ जाती है किसी पदार्थ की, तो ऐसा माना जाता है कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो वास्तविकता में वृद्धि नहीं करते। अब किसी को इतना समझाओगे तो साइंस इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। अगर वहां पे मतभेद है तो वो फंडामेंटल यानी कि मूलभूत जो है गुण नहीं माना जाएगा। तो यहां पर जो है इसी कारण से वृद्धि, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये निर्जीवों में हो ही ना रहा होता ग्रोथ, भले ही ये जो है अस्थायी परिवर्तन है, निर्जीवों में भले ही जो ग्रोथ है वो अस्थायी परिवर्तन है, पर हो तो रहा है ना मित्रों, बात को ध्यान दीजिए, हो तो रहा है ना, ये बात है। अगर ये हो ही ना रहा होता तो हम कह सकते थे कि ये जीवों की एकमात्र जो है जीवन का एकमात्र लक्षण है, लेकिन ये जीवन का मूलभूत लक्षण नहीं है मित्रों। रीजन क्या है कि यहां पर आपको जब भी बताना पड़ेगा वृद्धि के बारे में, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई ऐसा है कि दोनों करते हैं, लेकिन इसका अस्थायी होता है, वो वास्तव में ग्रो नहीं करता है, उसके ऊपर किसी की लेयर चढ़ जाती है। तो ये सब बकवास की बातें हैं, साइंस इन सब में बिलीव नहीं करता है। तो सीधे सीधे एक लाइन लिखेंगे, वृद्धि जो है इसी कारण, लिख लीजिए पूरा लिख लीजिए, इसी कारण वृद्धि को जीवन का मूलभूत लक्षण नहीं माना जाता। ठीक है, बात को तो आप समझ ही रहे होंगे। जीवन का मूलभूत लक्षण नहीं माना जाता वृद्धि को, कारण क्या है कि ये दोनों में होता है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसे, अच्छा भैया ये मूलभूत लक्षण नहीं है, दोनों में होता है, ठीक है, इससे दूर रहो, कंफ्यूजन से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, यहां पर मैंने इस स्लाइड में आपका वृद्धि पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, वृद्धि का पूरा सेक्शन यहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए पहला है आपका ये वृद्धि, ग्रोथ के बारे में है, यहां पर से दिख नहीं रहा होगा, अगर क्लियर तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, वृद्धि ग्रोथ शारीरिक आकार या आकृति का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। सभी जीवों में वृद्धि की प्रक्रिया होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सजीवों में हुई वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये एक स्थायी परिवर्तन है, एक बार हो गया तो हो गया, उसको वापस हम नहीं कर सकते। लेकिन कई, अब दूसरी बात क्या है, कई निर्जीव पदार्थ भी किसी अन्य निर्जीव पदार्थ से ढकने के कारण वृद्धि को दर्शाते हैं। जैसे आपको अगर पहाड़ वाली बात नहीं समझ में आई तो आप एक साधारण सी बात कर सकते हैं, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, तो आप यहां पर एक साधारण सी बात कर सकते हो। आपके पास अगर एक ईंट है, आपके पास में अगर ईंट है और उस ईंट के ऊपर आप अगर मिट्टी की लेप लगा दो, एक आप अगर इसके ऊपर मिट्टी की इस तरीके से लेप लगा दो,
सोचो इसी के साइज की है और इसको आप ले जा करके यहीं पर जोड़ दो इस तरीके से, तो अब इसकी साइज पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, साइज में इंक्रीमेंट हुआ। पर आप जैसे ही ये कच्ची मिट्टी का लेप हटा दोगे, यहां से वॉश अवे कर दोगे इसको, तो ये फिर से किस शेप में आ जाएगा, अपने उसी साइज में आ जाएगा जैसे में था ये। क्लियर है बात? तो ये एक अस्थायी परिवर्तन है, लेकिन अस्थायी और स्थायी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि ये दोनों में हो रहा है। अगर दोनों में देखने को मिल रहा है तो ये क्या है, मूलभूत लक्षण नहीं है। तो देखिए, निर्जीवों में हुई वृद्धि को उस परत को हटा देने से वापस किया जा सकता है, लेकिन इसी कारण वृद्धि को जीवन का मूलभूत लक्षण नहीं माना जाता। किस कारण से? इसी कारण का मतलब किस कारण से? दोनों में उपस्थित होने के कारण से। कारण क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर आपका ये वृद्धि का लक्षण जो है हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, नेक्स्ट जो लक्षण है, नया जो लक्षण है आपका, वो है उपापचयी क्रिया। ठीक है, अब उपापचयी क्रिया के बारे में समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में होने वाला कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे तो वह पाचन है, चाहे वह श्वसन है, चाहे वो प्रोटीन निर्माण है, चाहे फिर वो आपका जैसे कि क्या कहते हैं, कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण नहीं, डायरेक्टली ऊर्जा का निर्माण लिख सकते हैं। क्योंकि ग्लूकोज के ही ऑक्सीडेशन से ऊर्जा का निर्माण। तो ये सारी घटनाएं या कोई सी भी और जो आपकी रासायनिक घटना हमारे शरीर में हो सकती है या होती है, उन सभी के हम लोग योगफल को क्या कह देंगे? मेटाबॉलिज्म कह देंगे। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कितने तरह का होता है। ये तो समझ गए कि क्या होता है, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? मेटाबॉलिज्म कहलाएगी। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जीव बिना उपापचयी क्रिया के जिंदा नहीं रह सकता। उसका क्या कारण है कि कोई भी जीव बिना उपापचयी क्रिया के जिंदा नहीं रह सकता? उसका कारण यह है मित्रों कि जैसे अब श्वसन है, दिल का धड़कना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन है ना, ये सब कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मूलभूत चीजें हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो हमारा जीवन ही नहीं चल पाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो वह व्यक्ति क्या कहलाने लगेगा? मृत कहलाने लगेगा और वह व्यक्ति जीवित नहीं रह जाएगा। इसलिए उपापचयी क्रियाओं का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आगे हम लिखेंगे भी कि उपापचयी क्रिया जो है यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है ये एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि मूलभूत लक्षण है किसका? जीवन का। ध्यान दीजिएगा, उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है, इसको पहले कहते क्या है, पहले समझ लीजिए होता क्या है, कितने तरह का होता है। देखिए, दो तरह का होता है। पहला होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को कहते हैं ब्रेक डाउन
मेटाबॉलिज्म, और इसको कहते हैं एडप मेटाबॉलिज्म। अब इसका क्या मतलब हो गया? ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म और एडप मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया ये ऐसे तरह का मेटाबॉलिज्म है, ऐसे तरह की उपापचयी क्रिया है, यानी कि जिसमें किसी एक बड़े यौगिक को तोड़ करके छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें पाचन की, तो आप जो है कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, यानी कि रोटी खाते हो, आप दाल चावल खाते हो, ये सब कुछ चीजें जो कि कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। कैसे हैं? जटिल हैं। उनकी प्रकृति कैसी है? जटिल वाली प्रकृति है। और उन जटिलतम चीजों से उनको जो है सरलतम चीजों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि ग्लूकोज में, फैट में, इन सब चीजों में उनको विघटन जो है कर दिया जाता है। तो यहां पर ये कैसा है? ब्रेक डाउन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब इसके बाद ये एडप मेटाबॉलिज्म है। एडप मेटाबॉलिज्म का मतलब जिसमें छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे यौगिकों को जोड़ करके बड़े बड़े यौगिक बनाए जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं एडप मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिज्म। तो कैटा का मतलब तोड़ देना, काट देना। आप तुलना कर सकते हो किसी एक बड़े यौगिक का विघटन करके या फिर उसको तोड़ करके छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण कर देना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जबकि किसी छोटे छोटे यौगिकों को जोड़ करके एक बड़े यौगिक का निर्माण कर देना क्या कहलाएगा? एडप मेटाबॉलिज्म यानी एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रकार। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। मित्रों, आपके लाइक्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप चीजों को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी चीजें हम यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन लगती है। यदि हम आपके लिए इतनी चीजें कर सकते हैं तो आप फ्री में वहां बैठ करके एक लाइक जरूर कर सकते हैं। और यकीन मानिए यही आपके लाइक्स हमारा उत्साह वर्धन करते हैं और हमारे उत्साह को हमेशा बनाए रखते हैं कि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है मित्रों, आपको कोई डाउट है, कोई कमी लग रही हो, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो आपका कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आशा है आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं, और नहीं आ रही हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, यू कैन कमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म। शरीर में होने वाले सभी रासायनिक शरीर में होने वाले सभी रासायनिक गतिविधियों, शरीर में होने वाले सभी रासायनिक गतिविधियों के योगफल को उपापचयी क्रिया कहा जाता है। ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है आपके सामने। अब बात ध्यान दीजिएगा, एक मैं इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखने वाला हूं, और वो ये है कि उपापचयी क्रिया सभी
क्रिया का होना सभी या फिर बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। इतना लिख लीजिए ऊपर का। ध्यान दीजिएगा, उपापचयी क्रिया का होना बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। अगर उपापचयी क्रिया का होना सभी जीवों में नितांत महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब क्या है? यह जो है कि सभी सजीवों का एक मूलभूत लक्षण भी है। एक और बात लिख लेते हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं देखी जा सकती या फिर नहीं देखी जाती। नहीं देखी जाती। ठीक, अब इस वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं। इस कारण से अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर यह बात आपको पता चलेगी कि इसी वजह से यह जो है एक मूलभूत लक्षण है। इसी कारण उपापचयी क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म बिना किसी अपवाद के बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों का एक मूलभूत लक्षण है। नोट कर लीजिए। इसके बाद छोटा करके आपको समझा देते हैं इसका मतलब। आई होप नोट कर लिया है। दिखाई दे रहा है? तो हमने यहां पर बात की उपापचयी क्रिया के बारे में। हमने कहा शरीर में होने वाली सभी रासायनिक गतिविधियों के योगफल को उपापचयी क्रिया कहा जाता है। हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितनी भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होंगी, उन सभी को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उपापचयी क्रिया कहेंगे। अभी मैंने बताया। तो उपापचयी क्रिया का होना किसी
बिना किसी अपवाद के सभी सजीवों के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। भाई सिंपल सी बात है, उपापचयी क्रियाओं में क्या आता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आती है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, चाहे कोई भी अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक गतिविधि हो जो कि हमारे शरीर में हो सकती है, तो उन सभी को अगर हम उपापचयी क्रिया कह रहे हैं तो बिना उनके तो एक व्यक्ति मृत हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा ना। बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए वो सभी के लिए महत्वपूर्ण। अगर वो जीवित है तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया जरूरी है, और अगर वो कोई चीज निर्जीव है, जैसे मान लीजिए टेबल है, डेस्क है, या फिर मान लीजिए कि कोई पत्थर है, तो वहां पर उपापचयी क्रिया देखने को नहीं मिलेगी। वो श्वसन तो करेगा नहीं, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन तो करेगा नहीं, ये सब कुछ चीजें उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वो मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज उपापचयी क्रिया को प्रदर्शित नहीं कर रही है, तो उपापचयी क्रिया क्या हो जाएगी? सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा कि नहीं होगा? बिना किसी अपवाद के एक मूलभूत लक्षण हो जाएगा, फंडामेंटल कैरेक्टर हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं देखी जाती है और सभी सजीवों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई देखो सिंपल सी बात है, जितने भी लिविंग है, लिविंग सभी, एक सेकेंड, लिविंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और नॉन लिविंग शो ही नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन लिविंग में है ही नहीं। मतलब आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा भैया कि नहीं ऐसा है कि चलो ठीक है, लिविंग में भी थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा कुछ नॉन लिविंग में भी थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन लिविंग में सीधे सीधे नहीं होता, लिविंग में पूरा पूरा होता है। क्लियर बात है, बिना उसके कोई लिविंग ही नहीं कहलाएगा। तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्या हो जाएगा? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखी पिछली स्लाइड में ये कवर किया ग्रोथ वाली बात, ये ऐसे तो होगा नहीं। ये देखिए, ये हमने ग्रोथ कवर किया, वृद्धि। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है उपापचयी क्रिया, ये हो गया। तो ग्रोथ में हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, ये मूलभूत लक्षण नहीं माना जाता, मूलभूत लक्षण नहीं माना जाता, और यह जो है मूलभूत लक्षण है। उपापचयी क्रिया एक मूलभूत लक्षण है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये हाँ, तो देखिए अब हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगले लक्षण की बात कर रहे हैं, और वो लक्षण है चेतना। और चेतना को कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि अगर आप अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर हैं। अगर आपको कोई टच करता है, अभी आपका कोई नाम लेकर के बुला ले, जैसे रोहित, श्याम, राम, मोहन, है ना, राजू, संजू, जो भी नाम हो, तो अगर ऐसे नाम कोई लेकर के बुला ले तो आप तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे? आपका नाम लेकर के कोई बुलाए तो आपको कोई टच करे तो आपको फील होगा। मतलब आपको अपने सराउंडिंग के बारे में चेतना है, ये चीज की ध्यान दीजिएगा। और नॉन लिविंग्स को इस चीज की कोई कोई चेतना नहीं है, कोई भी पता नहीं है, कुछ भी एहसास नहीं है। तो अपने आसपास का एहसास होना क्या कहलाता है? चेतना कहलाता है, चेतना कहलाती है। और यह लक्षण भी किसमें होता है? केवल और केवल जीवों में होता है, सजीवों में होता है। निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता। अब जब सजीवों में ही यह लक्षण पाया जाएगा, निर्जीवों में पाया ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाएगा, किसका? सजीवों का। तो ध्यान दीजिए, पहले तो उसका हम डेफिनेशन ही लिख लें। देखिए,
होना या उसके प्रति सचेत होना चेतना कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसमें से पहला, सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सभी सजीव सभी सजीवों में चेतना पाई जाती है। क्लियर बात है? सभी सजीवों में क्या पाई जाती है? चेतना पाई जाती है। ठीक है बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या बात है देखिएगा। वो बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें और ये एक नहीं बच्चा, एकमात्र मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें स्वचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मानव यानी कि हम लोग ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर स्वचेतना यानी कि खुद के होने का एहसास। आप सोच करके देखो, आपको यह एहसास जरूर होगा कि हम भी इस धरती पर हैं, हम धरती पर एक प्राणी हैं, सभी तरह की प्रजातियों में से एक प्रजाति हम भी हैं। यह स्वचेतना है, और किसी विज्ञान यह मानता है कि और किसी भी प्राणी के अंदर स्वचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी खुद के होने का एहसास नहीं होता है। सोचो, ईश्वर ने हमें कितना बेहतरीन बनाया होता है, लेकिन हम लोग अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर रहे होते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। सभी प्राणियों में सबसे सुंदर प्राणी और सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि बाकी जीव, ये बहुत सोच करके बुरा लगता है कि हम एक प्राणी, हम एक प्रकार के स्पीशीज, एक प्रकार की प्रजाति से बाकी सारी प्रजातियां त्रस्त हैं। वैसे अगर इसका सही प्रयोग किया जाए, ये प्रजाति अगर सही ढंग से कार्य करे तो ये सभी प्रजातियों को सुखमय जीवन भी दे सकती है और खुद भी सुखमय तरीके से जी सकती है। लेकिन ये लालची किस्म की जो प्रजाति है, सबसे ज्यादा लालच जो भरा है, वो मानव प्रजाति में ही है।
लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है फिलहाल अभी तो कि सोचिए हमें कितनी सुंदर शरीर मिली है, कितना सुंदर हमें सब कुछ सोचने की शक्ति मिली हुई है, कितना अच्छा दिमाग मिला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे और सीरियस हो जाएंगे अपनी स्टडीज को लेकर के आज से ही, जीवन में यदि कुछ करना है तो। देखिए शिक्षा जो होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप सोचें कि आप जीवन में कुछ और कर लेंगे, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, वो आपके लिए कभी नुकसानदायक सिद्ध नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए शिक्षा को जितना महत्व आप दे सके उतना महत्व दीजिए, मेरी तो आपको लेकर के यही सलाह है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बात याद रखिएगा कि मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें स्वचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होते हैं, सभी सजीवों में चेतना पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक स्टार और लिखना है हमको अभी, वो क्या है, किसी भी निर्जीव वस्तु में किसी भी निर्जीव वस्तु में चेतना नहीं पाई जाती। ये याद रखिएगा, किसी भी निर्जीव वस्तु में चेतना नहीं पाई जाएगी। और इसी कारण से ये आपका इस कलर से लिखा था ना, इसी कारण चेतना को जीवन का एक सॉरी मूलभूत लक्षण माना जाता है। अब जब वो, यहां पर भी वही कंडीशन है, देखिएगा मित्रों, कि ये मतलब ये चीजें जो होती हैं लिविंग में, सजीवों में पूर्णतया पाई जा रही हैं और निर्जीवों में बिल्कुल नहीं पाई जा रही हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको और बता दी कि ये मनुष्यों में स्वचेतना यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस एक अलग से एक बात है जो कि पाई जाती है, और ये और किसी जीव में नहीं पाई जाती, किसी और प्राणी में पाई नहीं जाती। तो अब जब ये निर्जीवों में है ही नहीं और केवल सजीवों में है, तो सजीवों का यानी कि जीवन का ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हुआ कि नहीं, मूलभूत लक्षण हुआ कि नहीं। तो इसी कारण से ये जो है मूलभूत लक्षण इसको माना जाता है। क्लियर है बात? ठीक, छोटा करके इसको भी समराइज कर देते हैं आपके लिए। हम 3 लक्षण हम पढ़ चुके हैं अभी तक। बहुत डिटेल में चीजों को करेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास पूरा 1 वर्ष पड़ा है। आप इस जो है भ्रम में मत रहिए कि ये 11वीं है और इसको ऐसे ही साधारण तरीके से बिता देंगे तो ठीक रहेगा और 12वीं में पढ़ा जाएगा फिर, क्योंकि वो बोर्ड है। ऐसा भ्रम जो है 99% लोग पाल लेते हैं, जो कि गलत है। आप जब आगे जाएंगे, जब कोई भी कंपटीशन, आप जैसे कि मान लीजिए नीट की परीक्षा अगर देने वाले हैं, तो नीट में 11 और 12 का दोनों ही सिलेबस पूछा जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप 12 के जस्ट बाद, 12th के जस्ट बाद आप अगर नीट देने की कोशिश करेंगे, यानी कि नीट देने का सोच रहे हैं, तो समझिएगा इस बात को, आप उस समय 1 साल में, अब आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी 1 साल के अंदर अंदर, तब आप उस 1 वर्ष में क्या कहते हैं अपने 12वीं की तैयारी करेंगे, या फिर आप उसमें 11 और 12 दोनों कवर करेंगे? कैसे करेंगे? तो जो समय है उसका समय के हिसाब से चीजों को करिए, समय का सदुपयोग करते हुए चलिए, ये बेहतर है। देखिए यहां पर हमने एक लाइन में आपके लिए सब कुछ ये समराइज कर दिया है। अपने आसपास के वातावरण
का आभास होना या उसके प्रति सचेत होना क्या कहलाती है? चेतना कहलाती है। और ये केवल अगर आप एक ईंट को रख दीजिए, आपको अगर मैं रोड पे बैठा दूं किनारे, रोड के किनारे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप वहां से चले जाएं अपने घर, क्योंकि आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा अगर माहौल अच्छा नहीं है, मतलब कि क्या कहते हैं, किसी डर्टी प्लेस पे बैठा गया हो तो। और पार्क में बैठा दिया जाए तो अच्छा लगेगा, आप बैठने की कोशिश करेंगे। मतलब आसपास के वातावरण के प्रति आप सजग हैं, सचेत हैं। एक ईंट को आप नाली में फेंक दीजिए या फिर उसको घर पे ले आकर के उसको जो है बढ़िया से सेंट वेंट लगाइए, कोई फर्क पड़ेगा उसे? कुछ नहीं पड़ेगा। उसको चेतना नहीं है, उसको उसके अंदर कॉन्शियसनेस की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये चीज आपको बताई गई कि सभी सजीव अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत होते हैं, यानी कि सभी सजीवों में चेतना पाई जाती है। और मानव में तो मान लीजिए सेल्फ कॉन्शियसनेस मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया ही, किसी भी निर्जीव वस्तु में ये नहीं पाई जाती। अगर किसी में नहीं पाई जाती तो इसी कारण से चेतना को जीवन का, ये जवन हो गया, जीवन लिखिएगा इसको, जीवन का एक मूलभूत हाँ ठीक लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखिएगा यहां पर एक आपका ये वृद्धि यानी ग्रोथ, उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म, इसके बाद चेतना यानी कॉन्शियसनेस। 3 लक्षणों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग जनन के ऊपर, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नई स्लाइड ले लेते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जनन के ऊपर। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बहुत ज्यादा है नहीं, हम लोग चर्चा किन पे करेंगे, जैसे जनन पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके अलावा किस पर कर लेंगे, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, विकास पर करेंगे, है ना, शारीरिक बनावट पे करेंगे, इसके बाद फिर आपका एक है क्या कहते हैं इसको, उम्र का ढलना, इसके बाद मृत्यु। हाँ, इन सब चीजों पर भी हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद और अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, होम्योस्टैसिस है, इन सब के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आप परेशान मत होइए, ये सब चीजें जब खत्म हो जाएंगी एक बार, तो इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जीवों में विविधता पर। जो विषय वस्तु में मैंने आपको बताया हुआ है उस पर हम लोग चलेंगे। देखिए, चीजों को डिटेल में किया जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है। हम इसको आपको बहुत शॉर्ट में बता सकते हैं, सिंपली इसको बोल करके बता सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं वो चीजें आपके पास पड़ी रहें, आप उसका यूज करें जब आप चाहें तो। ठीक है, इस वजह से हम लोग इस चीज को डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण, जीवों में विविधता। अभी देखिए, जीवन के महत्वपूर्ण लक्षण, यही टॉपिक चल रहा है अभी के फिलहाल में। अब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जीवों में विविधता पर। फिर वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है वो जान लेंगे, और फिर वर्गीकरण क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ चीजें जान लेंगे। ये चैप्टर आराम से हो जाएगा खत्म। अगर आपको कहीं भी कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना हो, कि आपको मतलब सिर्फ आप अपने पर्सनल की जिम्मेदारी लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो, और इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका कोई अगर डाउट है तो आप उसको क्लियर करिएगा यहां पर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं मित्रों, ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द मोस्ट। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए यूं ही काम करते रहें, लगातार काम करते रहें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।